क्या आप कभी कंफ्यूज होते हैं कि इतने सारे आइडियाज़ में से सबसे बेस्ट आइडिया कैसे चुनें? एज एन क्रिएटिव आर्टिस्ट, एक पैशनेट पर्सन, अगर हाँ, तो मेरे पास है आपके लिए ऐसे 3 बेहतरीन फ्रेमवर्क्स जिनको यूज़ करके आप ना केवल अपने बेस्ट आइडिया का चुनाव कर सकते हैं बल्कि बहुत सारी एनर्जी और टाइम को बचा भी सकते हैं। एज अ क्रिएटिव प्रोफेशनल मैंने बहुत बार देखा है कि मेरे पीयर्स में लोग करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो यही डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा आइडिया या कॉन्सेप्ट एट अ गिवन टाइम उनके करियर को सबसे ज़्यादा पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन फिकर नॉट, क्योंकि हमारे पास हैं 3 ऐसे सॉलिड बुलेट प्रूफ फ्रेमवर्क्स जिनसे आप अपने आइडिया का चुनाव और कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। फर्ज कीजिए मिस्टर ग्रे, मेरे बेस्ट फ्रेंड मिस्टर ग्रे, ये भाई साहब भी एक बहुत बढ़िया क्रिएटिव प्रोफेशनल है। ये एक दुविधा में फंसे हुए हैं, एक असमंजस में। ये एक ग्राफिक नॉवल लिखना चाहते हैं, एक आर्ट इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं और एक शॉर्ट फिल्म भी बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी ये सोच नहीं पा रहे कि कौन से आइडिया पे काम करना इस समय करंट सिचुएशन के हिसाब से इनके लिए सबसे फायदेमंद का सौदा रहेगा। इसका चुनाव करने के लिए हम अपने 3 सॉलिड फ्रेमवर्क्स को यूज करेंगे और मिस्टर ग्रे की मदद करेंगे। सबसे पहला फ्रेमवर्क, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे हम समझ सकते हैं कि अगर हमने एक आइडिया को चुना तो दूसरी चीज जो हम छोड़ रहे हैं उसके लिए उसका क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब ये मिस्टर ग्रे के फ्रेंड है मिस्टर अनुज। मिस्टर अनुज को फैसला करना है कि उनके पास आज शाम को 1 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा बच रहा है, उस समय वो क्या करें। या तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा फ्रीलांसिंग काम उठा सकते हैं जिससे वो 20 रुपए कमा सकते हैं, और या फिर दूसरा अल्टरनेटिव है कि वो अपने दोस्तों के साथ जाके चिल करके पार्टी कर सकते हैं। अब अगर वो पार्टी कर रहे हैं तो उसमें उनको $10 या 1000 रुपए मान लीजिए खर्चा करने पड़ रहे हैं। तो अगर वो स्पेंड करते हैं अल्टरनेटिवली, यानी कि जिसमें वो पार्टी कर रहे हैं उसमें वो 10 माइनस जा रहे हैं और जहां वो काम कर रहे हैं वहां पे +20 आ रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खाली 10 नहीं है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 30 की अगर उन्होंने पार्टी करी और काम नहीं किया, क्योंकि 20 जो वो कमा सकते थे वो भी नहीं कमा रहे, प्लस जो 10 उनके जा रहे हैं वो भी जा रहे हैं। तो 20 + 10 = 30। ये है एक सिंपल फ्रेमवर्क चुनने का कि आपके करंट सिचुएशन की प्राथमिकता के हिसाब से आप जहां आगे बढ़ना चाह रहे हैं उस हिसाब से कौन सा वाला आइडिया या प्रोजेक्ट आपको आगे ले जा सकता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एसेंशियल टूल है जिससे आप ये फैसला कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आइजनहावर मैट्रिक्स के आसपास। आइजनहावर जी, इन्होंने बहुत अच्छे से इस मैट्रिक्स को डिजाइन किया है जिससे कि आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क को कैटेगराइज करके अपना टाइम बचा सकते हैं। ये टूल बाय गॉड मैं इतना यूज करता हूँ जो मेरे काम को इतना स्ट्रीमलाइन और इजी बना देता है। आसानी से कैसे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं कि अगर एक दिन में मेरे इतने काम है तो उसमें से कौन सा सबसे पहले और क्यों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हटा देना चाहिए, फैसला करने में मदद करेगा ये आइजनहावर मैट्रिक्स। आइजनहावर मैट्रिक्स 4 कॉलम, इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इसमें अपने टास्क को डिवाइड करना है और समझ जाना है कि कौन सा टास्क को हम करें, किसको हम शेड्यूल करें, किसको हम डेलीगेट करें और किसको हम डिलीट करें, यानी कि करें ही नहीं। सिंपल है, अपने टास्क की एक लिस्ट बनाइए दोस्तों। उसके हिसाब से आप इन पैरामीटर्स में जज कीजिए कि वो कौन से कॉलम में आने वाला है, 1 2 3 4, और आप जो इस कॉलम में लिखा है उस हिसाब से आप अपना उस टास्क को हैंडल करेंगे। जैसे कि अगर कोई टास्क आपका नॉट इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट भी नहीं, जैसे कि जूतों की शॉपिंग करने जाना, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके करियर को किसी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, आप करना चाहते थे क्योंकि आपको अपना कोई कलेक्शन बनाना है या किसी को गिफ्ट करना है, बट अगर वो अर्जेंट नहीं है और इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसको हटा सकते हैं अभी के लिए, बिकॉज आपको फोकस करना है अपने करियर को आगे प्रोग्रेस करने के लिए, राइट। जितने लिमिटेड टास्क रहेंगे उतना जल्दी आप कर पाएंगे और ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। नेक्स्ट कम्स नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट। अब ये अर्जेंट काम है बट बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं है। अब जैसे कि मुझे मीटिंग के लिए जाना है, मेरी गाड़ी साफ नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए नहीं है, बट हाँ लोग परसीव करते हैं, पर मेरा टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बैठ के आधे घंटे 1 घंटे अपनी गाड़ी को साफ कर रहा हूँ रगड़ रगड़ के, उस काम में मैं उस 1 घंटे में मैं ऐसे 2 आर्टिकल से कॉपीज लिख सकता हूँ जिसको बेच के मैं और ज्यादा वैल्यू पैसे से कमा सकता हूँ और मैं किसी और को हायर कर सकता हूँ वो काम करने के लिए, है कि नहीं। तो मैं उस चीज को नॉट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में समझता हूँ, बट अर्जेंट भी है क्योंकि मुझे बाहर निकलना है, तो आई वॉन्टेड टू गेट डन, सो मैं खुद नहीं करूंगा, मैं उसको डेलीगेट कर दूंगा। नेक्स्ट कम्स इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, यानी कि शेड्यूल। अब ये अर्जेंट नहीं है कि इमीडिएटली करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। आप शूट करने जा रहे हैं, उससे पहले आपको जाके उस जगह में जहाँ शूट करने वाले हैं रेकी करेंगे, जाके पहले ही समझना कि वहाँ पे लाइट्स कहाँ से आ रही हैं और साउंड्स किस तरीके के आसपास से आते हैं, ताकि आपको शूट के दिन दिक्कत और सरप्राइजेस ना मिले कि अरे यार वहाँ तो पीछे से ट्रेन निकल गई, छुक 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 छुक। आप शूट करने वाले 1 महीने बाद, तो ये इंपॉर्टेंट काम है बट ये अर्जेंट नहीं है, तो आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं कि हम शूट से 1 हफ्ता पहले देखेंगे कि उस समय
वहाँ पे क्या माहौल है, और या 3-4 दिन पहले या सिर्फ 1 दिन पहले जाके देखेंगे और उसी हिसाब से हम अपने गैजेट्स और इक्विपमेंट और साउंड प्रूफिंग मटेरियल या जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट होगी हम लेके जाएंगे। अब आया इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। अर्जेंट और इंपॉर्टेंट है मेन चीज़ जिस पे आपको फोकस करना है। इस मैट्रिक्स की मदद से अगर आपने समझ लिया कि अर्जेंट और इंपॉर्टेंट टास्क आपके कौन से आपने लिस्ट कर लिए, जो भी अर्जेंट है इंपॉर्टेंट है यू विल डू, रेस्ट विल बी डेलीगेटेड और शेड्यूल्ड फॉर लेटर, और वर्स्ट कैटेगरी नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट डिलीटेड एट ऑल। आगे बढ़ते हैं। दिस इज प्रोजेक्ट डिसीजन मैट्रिक्स। अब आप कोई भी काम कर रहे हैं दोस्तों, तो आप कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव या गोल अचीव करना चाहते हैं, राइट? और आप उस काम को और करके बेहतर बनते हैं, सीखते हैं, ग्रोथ होती है आपकी। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ग्रे को चुनना है कि उनको शॉर्ट फिल्म बनानी चाहिए कि ग्राफिक नॉवल बनानी चाहिए। अब शुरुआत के 3-4 प्रोजेक्ट आइडियाज में से वो 2 प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट करके आगे, बट इनमें से कौन से वाले को ज्यादा अच्छे से करना चाहिए इसका चुनाव करने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट डिसीजन मैट्रिक्स का यूज किया। कौन से वाले प्रोजेक्ट में वो सबसे ज्यादा सीख सकते हैं, क्या वो उनकी मेन विजन से अलाइंड है कि नहीं। अब उनका मेन विजन है फिल्म मेकर बनना है, क्या कोर ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है अगर वो ग्राफिक नॉवल बनाते हैं और उनका कोर ऑब्जेक्टिव है फिल्म मेकर बनना? मेरे ख्याल से नहीं, तो वो नो की कैटेगरी में आ जाएगा। क्या वो सीख रहे हैं? यस, सीख रहे हैं, तो वो यस की कैटेगरी में आ जाएगा। अब नीचे वाले हमारे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस फ्रेमवर्क के हिसाब से अगर आप देखें तो वो नंबर 4 की कैटेगरी में आता है, यानी कि ट्राई टू पिवट टुवर्ड्स विजन। उनको अपने गोल को बेंड करना चाहिए, उस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए जो उनकी विजन के करीब है, जो ऑटोमेटिकली उनका शॉर्ट फिल्म वाला वेंचर है। अगर शॉर्ट फिल्म के हिसाब से देखें तो क्या वो उनका ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है? यस। क्या वो सीख रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली वो जितनी शॉर्ट फिल्म बनाएंगे और ज़्यादा बेटर बनाएंगे, सीखेंगे, तो नेचुरली और बेटर फिल्म मेकर बनेंगे, तो नंबर 3 कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जैकपॉट, परस्यू। यस, ये प्रोजेक्ट है जो उन्हें करना चाहिए। कितना सिंपल था ना दोस्तों, कितनी आसानी से किसी भी चीज़ का फैसला कर सकते हैं, बिजा कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, जो बहुत ही लॉजिकली आपको डिसीजन लेने में मदद करेगा कि कौन से प्रोजेक्ट में आपको काम करना चाहिए। अब आएगा मेरा पर्सनल फेवरेट, द स्निफ टेस्टिंग। ये सबसे पर्सनल फेवरेट मेरा इसलिए भी है क्योंकि ये आपको बहुत ही कंस्ट्रक्टिवली और एक स्कोर देके आइडियाज का चुनाव करने में मदद करता है। इसमें सबसे पहले क्राइटेरियाज आते हैं। आपको इन क्राइटेरियाज के बेसिस पे 5 या 10 नंबर में से अपने सारे आइडियाज को लिस्ट करना है और उनको नंबरिंग करके स्कोरिंग देनी है, और जो स्कोर सबसे ज्यादा आया वो आइडिया विनर हो गया, ऑटोमेटिकली शॉर्टलिस्टेड। यानी कि उस आइडिया को जो भी आप सिलेक्ट करने चाह रहे हैं उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कितना हो सकता है बड़ा। अब आप एक तरफ एक एक्स आइडिया को ले सकते हैं, एक तरफ एक वाई और एक तरफ एक जी। एक्स आइडिया आपका क्या कहते हैं दुनिया भर में पहुंच सकता है, वाई आइडिया सिर्फ बिहार भर तक पहुंच सकता है, जेड आइडिया सिर्फ इंडिया को कवर कर सकता है। तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसका हुआ? एक्स आइडिया का, बिकॉज वो दुनिया भर तक की रीच रखता है। तो इम्पैक्ट की स्कोर सबसे ज्यादा किसको मिलेंगे? एक्स आइडिया को। ठीक इसी तरीके से हम लोग चुनेंगे। तो इम्पैक्ट, मैचिंग फिट, सस्टेनेबिलिटी। मैचिंग फिट मतलब आपकी कोर वैल्यू, आपको सबसे ज्यादा किस में मजा आता है। सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म व्यू में कौन सा आइडिया सबसे ज्यादा सस्टेनेबल है जो आपको रिकरिंग वे में फायदे पहुंचा सकता है। डिफिकल्टी, कितना चैलेंजिंग है वो टास्क। अनफेयर एडवांटेज, किसी भी वे में क्या अनफेयर एडवांटेज है आपके पास इनमें से किसी भी आइडिया को लेकर, तो उसके नंबर बढ़ जाएंगे। और फाइनली हम टोटल कैलकुलेट करें। ये है एक एग्जाम्पल जो मैंने अपने स्टार्टअप आइडियाज के साथ किया था। अब मेरे पास 4 आइडियाज थे, इनमें से डी सेल्स यानी कि मेरा एक सेलिंग का वेंचर, नोबडी स्टूडियोज ऑफ कोर्स जो हमारी थिएटर कंपनी है, उसके साथ हम कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं बिजनेस को। प्रोजेक्ट जेंडा जो कि मेरे दिल के बहुत करीब एक आइडियली नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ बच्चों को ड्रामा के टूल्स के साथ सोशल इमोशनल स्किल्स सिखाने के लिए। अब इन सबको मैं टेस्ट करना चाह रहा था, बट मुझे ये नहीं पता कि मुझे सारे आइडियाज एक साथ ही एक्साइट कर रहे हैं, बट मुझे कौन से आइडिया पे सबसे पहले काम करना चाहिए, मेहनत लगानी चाहिए, एफर्ट लगाना चाहिए, क्योंकि सब पे एक साथ काम करना सेंस नहीं बनाता। उस पे सेंस बनाता है जो सबसे ज्यादा सक्सेस के चांसेस दे सकता है, राइट। सो इसकी कैटेगरीज कैसे बदली। अब मैं बिजनेस आइडिया टेस्ट कर रहा हूँ तो मैं क्राइटेरियाज को भी चेंज कर सकता हूँ। इसमें आ गया क्राइटेरिया पेन टू पेमेंट रेशियो। कस्टमर इस आइडिया के लिए पेमेंट करने में कितना झिझकिचाता है, नहीं झिझकिचाता है, इजीली दे देगा पेमेंट या नहीं देगा। कि बिजनेस तो तभी हो सकता है जब आप कोई चीज बेच रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके बदले वो आपको पैसा दे रहा है, राइट। दैट इज बेसिकली बिजनेसेस। तो पेन टू पेमेंट रेशियो क्या है इन आइडियाज का। तो मेरे डी सेल्स में आप देखिए ये हैं स्कोर्स। डी सेल में पेन टू पेमेंट रेशियो बिल्कुल नहीं है, 10 on 10, ये स्कोरिंग 10 on 10 है। नोबडी स्टूडियोज में पेमेंट टू रेशियो है, लोग उतना ज्यादा स्प्लर्ज करने को तैयार नहीं है जिस तरीके का हम वैल्यू प्रोपोजिशन मार्केट में लेके आए। प्रोजेक्ट जेंडा 8, ये चैलेंजिंग प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करें क्रिएटिवली। अभी तक मार्केट में इंडिया में ऐसा कोई अल्टरनेटिव है नहीं, दुनिया में भी बहुत लिमिटेड अल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये इतना नीश प्रोडक्ट है कि अभी लोग पूरी तरीके से इसको समझे नहीं है, तो 2 नंबर उसके कटे हैं, बट फिर भी 8 नंबर। ये हमारी खुद की वॉलंटरी स्कोरिंग है, ये किसी मैथमेटिक कैलकुलेशन के साथ नहीं है, तो आप भी अपने हिसाब से जो आपको सबसे फिट और बेस्ट लग रहा है आप स्कोरिंग दे सकते हैं।
नेक्स्ट आएगा हमारी मैचिंग फिट की कैटेगरी। अब मैचिंग फिट में डी सेल्स वाले स्टार्टअप में मैं सेलिंग कर सकता हूँ बिकॉज मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स डिसेंट है एज यू, और मुझे नेगोशिएट करना, कोलैबोरेट करना लोगों के साथ अच्छा लगता है। सो आई हैव गिवन माई सेल्फ 7, पर इट्स नॉट लाइक कि मैं हमेशा यही करना चाहता हूँ पूरे टाइम। आई एम एन आर्टिस्ट फर्स्ट, आई वॉन्ट टू एक्ट, आई वॉन्ट टू क्रिएट, आई वॉन्ट टू डांस, आई वॉन्ट टू मेक फिल्म्स एंड मूवीज एंड ट्रैवल द वर्ल्ड। दैट इज व्हाट माई कोर थिंग इज। अपार्ट फ्रॉम इट, आई लाइक टू डू business, I like to create enterprises and startups, and I want to dabble in it, but that is not my whole soul thing, so I'm not giving myself a full on 10. I'm giving myself only 7. However, Nobody Studios में क्योंकि वो सब कुछ सिर्फ ड्रामा, थिएटर, एक्टिंग इससे रिलेटेड है, 10 on 10 because it is a complete matching fit with what I am and my core values are. Project Zenda, again 10 on 10 because again it involves drama and it involves teaching, guiding and helping others, which are essential core values of me, and that is why I've given 10 on 10 on that as well. फिर आएगा सस्टेनेबिलिटी का मैट्रिक, जिसमें हमने 3, 5, 8, 9 पॉइंट्स दिए हैं, यानी कि डी सेल्स बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकते, इसलिए मैंने अपने आप को 3 नंबर दिए उसमें। नोबडी स्टूडियोज सस्टेनेबल ज्यादा है, इसलिए उसमें 5 नंबर दिए। प्रोजेक्ट ज़ेंडा बहुत ज्यादा सस्टेनेबल है क्योंकि ये एवर ग्रोइंग बिजनेस हो सकता है। नोबडी स्टूडियोज इसलिए कम हो सकता है बिकॉज हम क्रिएटिव प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, सीजनैलिटी पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो जब तक हमारे पास प्लेटफॉर्म रिस्क है, रातों रात कुछ भी हो सकता है और हमारा बिजनेस वाइप आउट हो जाएगा। लेट्स से हमने नेटफ्लिक्स या प्राइम के लिए कोई बड़ा सा सीजन बनाया, सीरीज बनाई, प्रोड्यूस करी और उनको बेची, बट वो प्लेटफॉर्म ही अगर नहीं रहा तो हमारे प्रोडक्शन का बायर भी खत्म हो गया, then it will directly impact the business, hence low scoring on nobody's part, but it will not affect Project Zenda as much. अब आया पार्ट 2 वैलिडेशन। कैसे हम वैलिडेट करें, ये कितना इजी होगा इस चीज को टेस्ट करना, उसके नंबर दे रहा हूं मैं अगले स्कोर में। ये आया आपका बी सेल्स का 8। बहुत ईजी है, सिंपल फोन उठाया, 4 कंपनीज में बात करी कि आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, सभी लोग कहेंगे हाँ मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो हम आपके लिए बेचेंगे कि आप मुझे मेरे परसेंटेज जो मैं मांग रहा हूँ वो कमीशन देने को तैयार है। तो बहुत ईजी है डील करना, वैलिडेट करना, और ऐसी बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी मार्केट में है, तो ऐसा नहीं है कि ये आइडिया चलेगा नहीं, हम चला पाएंगे कि नहीं ये हमें डिसाइड करना बचेगा, पर ये आइडिया जरूर चलेगा। सो ये चीज के 8 नंबर मिल गए। नोबडी स्टूडियोज में 6 क्योंकि हम मल्टीवेरिएट प्रोडक्ट्स और क्रिएटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं। प्रोजेक्ट ज़ेंडा पार्ट 2 वैलिडेशन काफी इजी था क्योंकि मैं उसमें स्कूल्स में खुद जा रहा था, खुद डेमो क्लासेस दे रहा था और सबको खुद ही कन्वर्ट कर रहा था। इट्स स्टिल इन द डेवलपिंग फेज एंड आई एम स्टिल इवॉल्विंग द प्रोग्राम एंड द रिस्पॉन्स हैज बीन फिनोमिनल फ्रॉम द स्टूडेंट्स। अनफेयर एडवांटेज डी सेल्स में 8 ये था कि मैं डी सेल्स कंपनी लॉन्च करूं और स्टार्टअप्स फाउंडर्स जो छोटे कंपनीज हैं, 7-8 लोगों की टीम वाले फाउंडर्स जिन्होंने छोटी सी फंडिंग उठाई पर वो अपने पास मार्केट में घुस नहीं जा रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स को अपनी कॉपीराइटिंग की नॉलेज, मार्केटिंग की नॉलेज, सेल्स की नॉलेज को यूज करके उनके प्रोडक्ट्स को उनके लिए बेचूं और बदले में उनका कमीशन लूं जब बेच लूं, उससे पहले उनसे कुछ ना लूं। तो ये मेरे पास अनफेयर एडवांटेज था क्योंकि मेरी खुद की कोर स्किल्स उसके साथ अलाइन होती है। दैट वाज द अनफेयर एडवांटेज दैट आई हैड एंड हेंस आई गिव माई सेल्फ 8। नाउ मूविंग टू नोबडी स्टूडियोज। इसमें अनफेयर एडवांटेज साथ ही था क्योंकि हमसे बहुत सारे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ऑलरेडी हैं, तो कोई ऐसा खास अनफेयर एडवांटेज नहीं है, इसलिए 7 नंबर। प्रोजेक्ट ज़ेंडा में कोई कंपटीशन नहीं है, बट हमारे पास उतनी बड़ी फंडिंग नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी रिसोर्सेज नहीं है जिससे हम उसको बहुत जल्दी मार्केट में ला सकें, तो थोड़ा समय लग रहा है एंड होपफुली आप सबके आशीर्वाद से वो चीज़ जल्दी बड़ी स्केल पे हम ला पाएंगे। अब आते हैं टोटल पे। कुछ लोगों ने तो मेंटल मैथ्स कर ही ली होगी, फिर भी ये है रिजल्ट 36, 33, 46, 41. So you see, Project Zenda is the clear winner, and that's how I decided and prepared and launched Project Zenda. और इस तरीके से मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है। So guys, आपके बेस्ट आइडियाज का चुनाव करने में होपफुली ये फ्रेमवर्क्स बहुत मदद करेंगे, जिससे हम फिजूल में अपनी एनर्जी और टाइम एफर्ट वेस्ट ना करें, बल्कि स्ट्रेटेजिक, लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग के साथ अपने बेस्ट आइडियाज का चुनाव करें जो हमें सबसे आगे ले जाने में मदद कर सकता है। And hopefully you found this video useful. This was Devang और आप सब मचाते रहो।